सिविल वॉर या गृहयुद्ध की कोई तय और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। 21वीं सदी में इस टर्म का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इराक के संदर्भ में हुआ था। आमतौर पर माना जाता है कि अगर एक ही देश के दो धड़े राजनीतिक शक्ति हासिल करने, किसी इलाके को अलग मुल्क घोषित करने या कानून में किसी बड़े बदलाव के लिए हिंसा का इस्तेमाल करें तो स्थिति को सिविल वॉर कहा जा सकता है। इस अर्हता पर इराक पूरी तरह खरा उतर रहा था। 2003 में अमेरिका ने हमला कर सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी। इसके बाद इराकी सेना को भी भंग कर दिया गया, जिसके चलते देश भर में अराजकता फैली। कई गुट बन गए, वे आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगे। इसमें हजारों लोग मारे गए। उस अस्थिरता के केंद्र में अमेरिका था, लेकिन उसने सिविल वॉर घोषित नहीं किया। ऐसा करने से उसका लोकतंत्र लाने का दावा खतरे में पड़ जाता। अपनी ही जनता लानत मलानत करती और अमेरिकी सैनिकों के इराक में रोकने पर भी सवाल उठते। सिविल वॉर का अर्थ होता है कि सिस्टम फेल हो चुका है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसी वजह से सिविल वॉर की पुष्टि बहुत सोच समझकर की जाती है और की भी जानी चाहिए। आज हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि फ्रांस में चल रहे हिंसक प्रोटेस्ट को बहुत सारे लोग गृहयुद्ध से जोड़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से राजधानी पेरिस और आसपास के शहरों में भयंकर हिंसा हो रही है। स्कूलों, पुलिस स्टेशन, दुकानों, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आगजनी हो रही है। 29 जून को पेरिस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया। पूरे देश में 40,000 पुलिस वालों को हिंसा रोकने में लगाया गया है। यह हिंसा 27 जून को पुलिस की गोलीबारी में एक लड़के की मौत के बाद शुरू हुई थी। हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को 2 दिनों में लगातार दूसरी इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। प्रधानमंत्री सड़कों पर उतरकर लोगों से पीछे हटने की अपील कर रही हैं, लेकिन स्थिति बेकाबू होती जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये सब इसी रफ्तार से चलता रहा तो इसे सिविल वॉर में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। तो आज के शो में हम जानेंगे फ्रांस में मचे बवाल की पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे फ्रांस में बढ़ते नस्ल भेद की क्या भूमिका है और यूरोप की पॉलिटिक्स पर इस प्रोटेस्ट का क्या असर हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी फ्रांस की। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का देश है। पश्चिम की सीमा अटलांटिक महासागर से मिलती है। उत्तर में जर्मनी और बेल्जियम है। दक्षिण की तरफ स्पेन और पूरब में स्विट्जरलैंड की सीमा लगती है। फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है। G7, नेटो और यूरोपियन यूनियन में भी अहम भूमिका में है। जीडीपी के मामले में मुल्क 7वें नंबर पर आता है। फ्रांस को दुनिया के सबसे विकसित देशों में भी गिना जाता है। ये सारी उपलब्धियां उस समय धरी की धरी रह जाती हैं जब किसी भी शख्स से विभाजनकारी कारकों के आधार पर उसके बुनियादी अधिकार छीने जाते हैं, या किसी की धार्मिक पहचान को निशाना बनाया जाता है, या कोई भीड़ न्याय करने का दावा करती है, या फिर किसी ट्रैफिक स्टॉप पर कोई पुलिस वाला एक नौजवान लड़के को गोली मार देता है। 27 जून 2023 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक कस्बे नूते में यही हुआ। पुलिस वालों ने एक ट्रैफिक चेक पॉइंट पर कार को रोका जिसमें 3 लोग बैठे थे। 17 साल का नाहिल एम कार चला रहा था। थोड़ी देर की बहस के बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग की। इसमें नाहिल की मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें 2 पुलिस वालों को ड्राइवर सीट के बाहर खड़ा देखा जा सकता है। एक पुलिस वाले के हाथ में बंदूक भी दिखाई देती है। नाहिल के घर वालों का आरोप है कि बिना किसी गलती के नाहिल की हत्या की गई। ये नस्ल भेद की वजह से हुआ है। प्रोटेस्ट के मूल में नाहिल की पहचान भी है। वो अल्जीरिया और मोरक्को मूल का था। दोनों ही देश अरब वर्ल्ड का हिस्सा हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद से फ्रांस में ट्रैफिक स्टॉप्स पर पुलिस की फायरिंग में मरने वाले अधिकतर लोग अरब मूल के थे। नाहिल कौन था? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाहिल मोरक्को और अल्जीरियाई मूल का था। उसके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। नाहिल की मां मोनिया ने ही उसकी परवरिश की। वो अपनी मां का इकलौता बच्चा था। उसने पास के कॉलेज में एडमिशन ले रखा था। वहाँ वो इलेक्ट्रीशियन बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। नाहिल लोकल रग्बी टीम में भी खेलता था। पार्ट टाइम वो डिलीवरी बॉय के तौर पर भी काम करता था। घर वालों का कहना है कि उसका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि उसे 5 मौकों पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। अधिकतर मामले ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से जुड़े थे। एक केस में सितंबर 2023 में उसे जुवेनाइल कोर्ट में हाजिरी भी लगानी थी। नाहिल की हत्या पर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना है कि नाहिल ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहा था। वो रुकने के लिए तैयार भी नहीं था। इसके कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता था। उसको रोकने के लिए गोली चलाई गई। जिस पुलिस वाले ने गोली मारी उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा। उसने अपने वकील के जरिए नाहिल के घर वालों से माफ़ी मांगी है। ये भी कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई, अगर नहीं चलाता तो हमें कार से कुचल दिया गया होता। फ्रांस ने 2017 में सिक्योरिटी कानून लागू किया था। इसे आतंकी हमलों को रोकने के मकसद से लाया गया था। इसमें
पुलिस को 5 स्थितियों में गोली चलाने का अधिकार दिया गया। किस स्थिति में पुलिस गोली चला सकती है? नंबर 1, जब किसी पुलिस वाले की या किसी और व्यक्ति की जान खतरे में हो। नंबर 2, अगर पुलिस के सुरक्षा घेरे में मौजूद किसी व्यक्ति या जगह पर हमला हो जाए। नंबर 3, जब कोई उनकी या किसी और की सुरक्षा को खतरे में डालकर भागने की कोशिश करे। नंबर 4, जब कोई ड्राइवर रुकने के लिए कहने पर ना रुके और कार में बैठे लोगों की वजह से पुलिस या किसी और व्यक्ति की जान खतरे में हो। और नंबर 5, अगर गोली चलाने से किसी की हत्या या हत्या की कोशिश को रोका जा सकता है। पुलिस ने दिया आत्मरक्षा वाला तर्क, लेकिन घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कहानी कुछ और ही नजर आती है। पुलिस का दावा है कि नाहिल ने उनके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वायरल वीडियो में वो कुछ देर तक कार रोककर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब ये साफ नहीं है कि गोलीबारी से पहले पुलिस वालों और कार में बैठे लोगों के बीच क्या बहस हुई, इसलिए किसी भी दावे पर पहुंचना यहाँ पर जल्दबाजी होगी। कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, मसलन किस वजह से पुलिस ने गोली चलाई, क्या कार को किसी और तरीके से रोका जा सकता था, क्या घटना के मूल में फ्रांस में बढ़ता नस्ल भेद था, आदि। इन सवालों के बीच फ्रांस जल रहा है। प्रोटेस्ट पेरिस के अलावा दूसरे शहरों में भी फैल गया है। फ्रांस की सड़कों का नज़ारा किसी साई-फाई फिल्म की तरह दिखता है। हर तरफ जलती गाड़ियां, धुआं, टूटी फूटी दुकानें और आगजनी दिखाई देती है। लूटपाट मची है। पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। प्रोटेस्ट में क्रिमिनल गैंग्स के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। अभी तक की हिंसा में सैकड़ों पुलिस वालों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। सरकार किसी भी तरह 2005 वाली स्थिति को दोबारा पैदा करने से रोकना चाहती है। 2005 में क्या हुआ था? पेरिस में 2 नौजवान पुलिस से बचने के लिए पावर सबस्टेशन में छिपे थे, वहीं पर बिजली के झटके में उनकी मौत हो गई। इसके बाद पूरे मुल्क में दंगा शुरू हो गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति जैक चिराक को आपातकाल लगाना पड़ा था। उस मामले में 2 पुलिस वालों पर मुकदमा चला। 10 साल बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। फ्रांस की मौजूदा सरकार की चुनौतियां यहीं तक सीमित नहीं हैं। उन्हें दंगों को बढ़ने से तो रोकना ही है, अल्पसंख्यकों और नस्ल भेद के शिकार लोगों को भरोसा भी दिलाना है। इस विषय पर हम आगे विस्तार से बताएंगे। पहले प्रोटेस्ट की अपडेट्स जान लेते हैं। अभी तक 875 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घायल होने वाले प्रोटेस्टर्स की संख्या नहीं बताई गई है। पूरे फ्रांस में 40,000 पुलिस वालों को दंगा रोकने के लिए तैनात किया गया है। 29 जून को नाहिल की मां ने पेरिस में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। नाहिल की मां ने कहा, मुझे पुलिस सिस्टम से कोई शिकायत नहीं है, मेरी आपत्ति उस पुलिस वाले से है जिसने मेरे बेटे की हत्या की। नाहिल के वकील ने कहा कि ये मामला नस्ल भेद का नहीं बल्कि न्याय हासिल करने का है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने हिंसा की निंदा की है। बोली, मैं समझती हूँ कि लोग गुस्से में हैं, लेकिन इससे दंगों को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बॉर्न ने यह भी कहा कि आपातकाल लगाने का विकल्प खुला रखा गया है। और आपातकाल में क्या होता है? अधिकारियों को विशेष शक्तियां मिलती हैं। सरकार को कर्फ्यू लगाने और लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाने का अधिकार मिल जाता है। फ्रांस में 2005 के बाद 2015 में आपातकाल लगाया गया था। उस समय पेरिस में कई जगहों पर एक साथ आतंकी हमले हुए थे। आपातकाल के कुछ नियम 2 बरसों तक जारी रखे गए थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने 30 जून को क्राइसिस मीटिंग बुलाई है। इसमें आपातकाल समेत दूसरे विकल्पों पर चर्चा होगी। मैक्रोन EU की एक समिट में हिस्सा लेने ब्रुसेल्स गए थे, लेकिन मीटिंग के लिए उन्हें पहले ही लौटना पड़ा। वीडियो शूट होने के समय ये मीटिंग चल रही थी। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिल जाएंगी। फ्रांस में चल रहे प्रोटेस्ट का असर पड़ोस के बेल्जियम ने भी दिखाई दिया। 29 जून को प्रदर्शनकारियों ने एक कार को आग लगा दी। कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। UN ने कहा है कि फ्रांस को अपने यहाँ फैल रहे नस्ल भेद पर ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले मई 2023 में नस्ल भेद और पुलिस की हिंसा को लेकर फ्रांस की आलोचना भी की गई थी। और अब सवाल ये उठता है कि नाहिल की हत्या को नस्ल भेद से क्यों जोड़ा जा रहा है? नाहिल पेरिस के जिस कस्बे में रहता था उसमें अधिकतर लोग अरब और अश्वेत हैं। उसे बाकी पेरिस की तुलना में पिछड़ा और गरीब माना जाता है। उधर क्राइम के मामले भी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से पुलिस प्रशासन की नज़र में उनकी जो छवि है वो अलग किस्म की बनी हुई है। और ऐसा सिर्फ फ्रांस में नहीं बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका में भी हो रहा है। इसका नतीजा नस्ल भेद के तौर पर देखने को मिलता है। नाहिल का मामला ऐसा है या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पिछली घटनाएं इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में ट्रैफिक स्टॉप पर पुलिस की फायरिंग में मौत की घटनाओं का इतिहास बेहद चौंकाने वाला है। 2023 में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले 2021 में 3, 2020 में 2, 2019 में 0 और 2018 में 6 और 2017 में 6 लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने के आरोप में मारे जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर अरब मूल के या अश्वेत थे। फ्रांस की मानवाधिकार संस्था 2022 के बाद से ऐसे 6 मामलों की जांच कर रही है। उसने नाहिल की हत्या की जांच भी शुरू कर दी है। और अब आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं।
इस घटना का फ्रांस और यूरोप की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? पिछले कुछ समय से पूरे यूरोप में इस्लामोफोबिया का उभार हो रहा है। स्थानीय लोग अपने यहाँ की समस्याओं के लिए मिडिल ईस्ट से आने वाले शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अधिकतर देश मुस्लिम बहुल हैं। कई देश सिविल वॉर, गरीबी, भुखमरी, संसाधनों की लूट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए वे बेहतर भविष्य की तलाश में यूरोप का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ एक धड़ा ऐसा है जो उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कई सरकारों ने उन्हें रोकने के लिए विशेष कानून भी बनाए हैं। मसलन ब्रिटेन अपने यहाँ रह रहे शरणार्थियों को रवांडा भेजने की योजना पर काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने 2016 में शरणार्थियों को रोकने के लिए तुर्की को हजारों करोड़ रुपए दिए थे। इसी तरह और भी देश इस दिशा में काम कर रहे हैं। कई देशों में ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। इसके कारण पूरे यूरोप में राइट विंग पॉलिटिक्स का उभार हुआ है। ये पार्टियां इस्लाम विरोधी और व्हाइट सुप्रीमेसी जैसे विषयों में महारत रखती हैं। मसलन इटली में जॉर्जिया मेलोनी ने सरकार बनाई। ग्रीस में 3 दक्षिणपंथी पार्टियां इसी महीने संसद में घुसने में कामयाब रहीं। स्वीडन में विविधता का विरोध करने वाली स्वीडन डेमोक्रेट्स दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वहां पिछले दिनों कुरान जलाने की घटना भी सामने आई। और जहां तक फ्रांस की बात है, वहां विपक्षी नेता मरीन लापेन का बढ़ा वोट बैंक इसका बड़ा उदाहरण है। वो शरणार्थी विरोधी नीतियां लाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ती हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 41.45% वोट्स मिले थे। पिछले चुनाव से लगभग 8% अधिक था। जानकारों का कहना है कि हालिया दंगों से उनका बेस और बढ़ेगा। वो इसे अपने हित में इस्तेमाल कर सकेंगी। यही पैटर्न बाकी यूरोप में भी देखने को मिल सकता है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ में नस्ल के आधार पर एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। 29 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अमेरिका में 1960 के दशक में नस्ल के आधार पर एडमिशन देना शुरू किया गया था। उस समय पूरे अमेरिका में अश्वेतों के अधिकार को लेकर आंदोलन हो रहे थे। इसका मकसद पिछड़े और सदियों से सताए लोगों को आगे लाना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को खत्म करने का आदेश दिया है। SFFA यानी स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस नाम के एक संगठन ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। इनका कहना था कि नस्ल आधारित एडमिशन संविधान का उल्लंघन होता है। अदालत ने उनकी दलील मान ली। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। बोले, मैं इस फैसले से पूरी तरह असहमत हूँ। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि यह फैसला हमारे मुल्क को कई दशक पीछे ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसले का बचाव किया। कहा, कई यूनिवर्सिटीज़ ने गलत अनुमान लगाए कि किसी भी इंसान की पहचान उसके स्किल्स नहीं बल्कि उसकी त्वचा का रंग है। सुप्रीम कोर्ट के श्वेत जस्टिस केतनजी ब्राउन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सुनवाई में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, ये फैसला एक हादसा है। दूसरी सुर्खी सीरिया से है। सीरिया के सिविल वॉर में लापता हुए 1,30,000 लोगों की तलाश के लिए यूएन ने मंजूरी दे दी है। 29 जून को यूएन में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। 83 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया, 11 ने विरोध में वोटिंग की और 62 देशों ने एब्सेंट रहना चुना। भारत ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस प्रस्ताव के तहत लापता लोगों का पता लगाने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी। 80 वर्किंग डेज के अंदर यूएन के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस को नियम कानूनों के बारे में बताना होगा। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि इस संस्था को हर वो चीज़ मुहैया कराई जानी चाहिए जिससे लापता लोगों का पता लगाया जा सके। सीरिया के राजदूत बस्सम शबाग ने इस प्रस्ताव को राजनीति करार दिया। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया। सीरिया के अलावा रूस, चीन, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और ईरान ने भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी रूस से निकाले जाने के बाद वैगनर ग्रुप ने बेलारूस में अपना अड्डा जमा लिया है। बीबीसी ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया कि वैगनर ने बेलारूस में मिलिट्री बेस बनाया है। ये जगह बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ लंबी कतारों वाली संरचनाएं देखी गई हैं। इससे पहले 14 जून को यह जगह बिल्कुल खाली थी। बेलारूस के एक नेता ने भी मिलिट्री द्वारा खाली छोड़े गए किसी बेस का जिक्र किया है, लेकिन जगह का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उस जगह पर सब कुछ उपलब्ध है, बाड़ लगी हुई है, सिर्फ टेंट खड़े करने की जरूरत है। हालांकि इसको लेकर एक्सपर्ट्स एकमत नहीं हैं। कुछ इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि इतने कम समय में वैगनर ग्रुप के लिए पूरा बेस खड़ा करना मुश्किल काम है और कुछ जानकार मानते हैं कि वैगनर के लिए कुछ भी संभव है। अगर वे सिर्फ एक दिन में मॉस्को तक पहुंच सकते हैं तो वे कुछ दिनों में मिलिट्री बेस भी बना सकते हैं। ये भी संभव है कि उन्होंने बेस बनाने का काम विद्रोह से पहले ही शुरू कर दिया हो। 24 जून को बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दखल के बाद वैगनर ने अपना विद्रोह वापस ले लिया था। वैगनर का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन 27 जून को मिन्स्क चला गया। वो वहीं निर्वासन में रहेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वैगनर के लड़ाकों को 3 विकल्प दिए थे। बेलारूस चले जाएं, रूसी सेना में शामिल हो जाएं या घर लौट जाएं।
इस मामले पर हमने दुनियादारी में विस्तार से बात की है, आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज का दुनियादारी दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।